Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैटेगरी फिल्टर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है। फिर हमने देखा था फिल्टर्स में टाइप और सॉर्ट बाय फिल्टर्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा गेम डेटा और ज़्यादा फिल्टर हो सके। फिर हमने देखा था पुल करके जो हम डेटा रिफ्रेश करने वाली फंक्शनलिटी है उसको रिएक्ट नेटिव ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था लोटिफाइल एनिमेशन, कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। फिर हमने लोडस देखा था जो कि हमने लोटिफाइल का ही यूज़ करके किया था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे गिव अवे की जो हमारी डिटेल स्क्रीन है उसको कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट रहने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव वेब व्यू, मतलब कि हम अपने मोबाइल के अंदर ही क्रोम ब्राउज़र को कैसे ओपन कर सकते हैं या कोई भी ब्राउज़र को अपने ऐप के अंदर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाली फंक्शनलिटी, मतलब कि उस पर जब देखा होगा आपने कि किसी लिंक पे क्लिक करने पे वो कॉपी हो जाता है, तो वो फंक्शनलिटी कैसे डालते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। और साथ ही में हम कोड का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, एक बेटर तरीके से उसको फॉर्मेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम जितना भी कोड कर रहे थे, पिछले आपने जो 8-10 जितने भी ट्यूटोरियल देखे होंगे, एक तो वो आपने देखा होगा थोड़े स्लो थे क्योंकि मैं उसमें बहुत ही स्लोली आपको समझा रहा था, ताकि आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि इसमें बेसिक नॉलेज जो भी हमको रिएक्ट नेटिव में चाहिए, किसी भी चीज़ को, जैसे कि कार्ड बनाना हो, चिप्स बनाना हो, बटन बनाना हो, फ़िल्टर्स बनाने हो, पॉपअप मॉडल बनाना हो, या फिर ऑप्टिमाइज़ करना हो, फ्लैट लिस्ट में डेटा दिखाना हो, एपीआई कॉल दिखाना हो, फ्लैट लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना हो, और एपीआई कॉल्स को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे इसमें कवर हो गई हैं अब तक के जितने हमने एपिसोड करे हैं। हालाँकि हम थोड़े स्लो इसलिए चल रहे थे ताकि वो एक मेन चीज़ें हैं, जितना भी मैंने अभी अब तक आपको जितने पिछले एपिसोड में दिखाया है, वो बहुत ही कोर है इसका रिएक्ट नेटिव का। अगर आप उसको सही से नहीं समझ पाओगे तो आगे दिक्कत आएगी, इसलिए उस पे थोड़ा टाइम दिया गया था। अब क्या है, अब हम थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड तरीके से चलेंगे, थोड़ा-सा फ़ास्ट करेंगे यहाँ से काम को। और जो भी रिपीटिव चीज़ है जैसे कि स्क्रीन का डिज़ाइन करना, वो मैं बस आपको दिखा दूँगा कि उसमें कैसे करा गया है। मेन हम जो अब फ़ोकस करेंगे वो है कि जब हम कोई भी एक्चुअल फंक्शनैलिटी वहाँ लिख रहे होंगे, जो कि नई है और हमने पहले डिस्कस नहीं की है, तब हम वहाँ पे थोड़ा-सा उसको डीप में समझेंगे, वरना हम थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड चलेंगे ताकि हम ये प्रोजेक्ट को जल्दी से ख़त्म कर दें। हालाँकि थोड़ा डिले हो गया मेरे एंड से क्योंकि मैं इसको इतना टाइम नहीं दे पा रहा था। पर अब थोड़ा इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बाकी की स्क्रीन जो है जल्दी-जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले अभी तक के जितना हमने जो देखा था उसमें क्या है कि हमने ये लाइव स्क्रीन का सारे कार्ड बना लिए थे। जितना हमको एलिमेंट चाहिए वो हमने सारे इसमें रेडी कर लिए हैं। अब क्या है कि हमको इस पे क्लिक करने पे हमको इसका डिटेल व्यू खोलना है, जो कि हमारे इसके अंदर भी था कि देखिए फिग्मा में हमारा कि जिस भी कार्ड पे हम क्लिक करें, जिस भी गिव अवे पे हम क्लिक करें, तो उसका हमें डिटेल व्यू दिखना चाहिए, ठीक है? और डिटेल व्यू में फिर हमको ये सारा बस डेटा डिस्प्ले करना है, मतलब ये ऑलरेडी हमारे पास डेटा है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हम रेस्ट्रिक्टेड वे में दिखा रहे हैं, परंतु क्लिक करने पे हमको इसका फुल डिटेल दिखाना है, ठीक है? तो ये मैंने क्या करा है, यहाँ पे आप देखिए लाइव स्क्रीन के अंदर यहाँ पे क्लिक करते हैं बटन पे, तो हम इसको गिव अवे डिटेल स्क्रीन पे लेके जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ से हमको एक स्क्रीन पे लेके जाना है इसको, जिसका नाम गिव अवे डिटेल्स है, और उसके अंदर हम ये पूरा ऑब्जेक्ट सेंड कर देंगे, ठीक है? इसके 2 तरीके हैं देखो, यहाँ पे क्या है, एक तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ़ आईडी भेज सकते हो और उस पेज पे दोबारा से एपीआई कॉल कर सकते हो, जो कि बेस्ट तरीका है किसी भी प्रोडक्ट का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, जहाँ पे लिस्टिंग में तो आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, परंतु जब आप उस तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है या सोल्ड आउट हो जाता है। तो क्यों होता है? कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पे दोबारा एपीआई कॉल हो रही है और लेटेस्ट डेटा फेच किया गया है। अभी हमारे केस में क्या है कि हम दोनों अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। क्लिक करने पे अभी हम पूरा डेटा सेंड करेंगे, परंतु अगर हमने उसको बुकमार्क कर रखा है, दोबारा उसको हमने
देखना है, तब वहाँ पे हम दोबारा एपीआई कॉल करेंगे और दोबारा उसको फेच करके देखेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ माइनर चेंजेस करे हैं यहाँ पे app.js में। पहले क्या था कि हम सारे जितने भी हमारे जो पाथ थे, वो हम यहाँ पे डालते जा रहे थे, परंतु क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 100 पाथ होंगे, तो हम 100 की 100 स्क्रीन को यहाँ मेंशन करेंगे, तो जो मेन ऐप है अंदर मतलब कि कोड जो है बहुत ज़्यादा हैवी दिखेगा, इसलिए हमने उसको सेपरेट कर दिया। रूट रूट स्टैक स्क्रीन के अंदर अगर हम जाएंगे, तो वो सारा कुछ हमने यहाँ मूव कर दिया है, देखिए। और यहाँ पे बस सेम वही कोड है, नेविगेशन कंटेनर बनाया, उसके अंदर स्टैक नेविगेटर बनाया, और उसके अंदर क्या है, जो जो स्क्रीन हमको पास करनी है वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। देखिए, मेन स्टैक के अंदर क्या था, हमारे सारे बॉटम टैब थे। बॉटम टैब के अंदर 4 स्क्रीन आएंगी, तो वो हमने ऑलरेडी होम के अंदर रख रखा है, और इनिशियल राउट में हमने होम मेंशन कर रखा है। मतलब कि जब भी स्क्रीन ओपन होगी तो सबसे पहले होम स्क्रीन लोड होगी, ठीक है? अब मेन स्टैक के अंदर तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैंने पहले, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज वैसे का वैसा है। रूट स्टैक में बस क्या है, गिव अवे डिटेल स्क्रीन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और ये लाइव टैब के अंदर ही मैंने गिव अवे डिटेल का पूरा कोड लिख दिया है। देखिए, इसमें कोई भी लॉजिक वाला काम नहीं किया है हमने। बस क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे पास डेटा है उसको ही बस डिटेल व्यू में दिखा रहे हैं, जो कि हमको यहाँ चाहिए। और एक चीज मैंने जो करी है, इस कंपोनेंट को इस कार्ड कंपोनेंट से अलग कर दिया है, ताकि सेम ही कंपोनेंट ये हम यहाँ पे यूज कर पाए। तो इससे क्या है कि हमारी डबल मेहनत बच गई है। तो बस मैंने, अगर आप यहाँ देखोगे, अगर हम गिव अवे कार्ड के अंदर जाते हैं, देखिए, तो यहाँ पे गिव अवे थंबनेल करके मैंने एक अलग कंपोनेंट बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये सेम कंपोनेंट हमको दोबारा चाहिए, जो कि फुल स्क्रीन में हमको उसको डिस्प्ले करना है। तो उस स्क्रीन में दोबारा से कोड करने की बजाय मैंने इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना लिया, ताकि उस स्क्रीन में भी इसको यूज कर लें। तो ये चेंजेस मैंने करे हैं, इसको आप देख सकते हो। और जो थंबनेल वाला कोड है वो आप कुछ ऐसा दिखता है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? कुछ नहीं करा है, जो कोड वहां था बस उसको सेपरेट करके यहाँ डाल दिया है, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है? इसके बाद में अब हमको क्या करना है, जैसे ही लाइव स्क्रीन से कोई भी यूजर यहाँ से क्लिक करे, तो वो किस पे चला जाएगा, गिव अवे डिटेल स्क्रीन पे, ठीक है? तो वो इस स्क्रीन पे आएगा, देखिए, ठीक है? तो इसके अंदर सेम एज इट इज वही का वही डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सेम ऊपर का कार्ड है, और इस जो उसके अंदर हम चिप्स दिखा रहे थे, वही चिप्स यहाँ पे डिस्प्ले करिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, चेंजेस में क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ हो क्या रहा है, पहले हम राउट से पैरम्स ले रहे हैं, क्योंकि इस स्क्रीन से हमने जो भी यहाँ पे डेटा भेजा है वो हमको पैरम्स में मिलेगा। तो राउट के अंदर पैरम्स होते हैं, उस पैरम्स को जब आप देखोगे, तो उसमें हमको पहले नल चेक लगाना है। नल चेक मतलब कि हो सकता है कि जब आप क्लिक कर रहे हो, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि उसमें डेटा ही नहीं है, तो हमको सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि पैरम्स हैं या नहीं है, पैरम्स नल तो नहीं है, और पैरम्स के अंदर जो हमने पास किया है गेम डेटा हमको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर मैंने क्या करा है, एक फॉर्मेट डेटा करके एक फंक्शन बनाया है। देखिए, फॉर्मेट डेटा करके एक फंक्शन इसलिए बनाया है, क्योंकि ये जो डेटा है इसको हमने टेबुलर फॉर्म में दिखाना है, और टेबुलर फॉर्म में हम तभी दिखा पाएंगे जब ये इस फॉर्मेट में हमको वहां से बैकएंड से मिल रहा हो, परंतु बैकएंड से हमको इस फॉर्मेट में मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? तो मैंने क्या करा था, एक स्पेक्स करके ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे कॉमन डॉट जेएस के अंदर में ये जो आप लेफ्ट साइड पे यहाँ देख पा रहे हो, ये सारा मैंने एक लिस्ट में बना लिया है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में। और जिसमें स्लग जो है वो वैल्यू है जो कि एपीआई के कीज से मैच करना है हमको, ठीक है? तो मतलब कि टाइटल में हम ये जो दिखा रहे हैं वो है, और स्लग के अंदर वो है जो हमको कीज से मैच करना है, जो हमको एपीआई के रिस्पॉन्स में मिल रहा है। तो फिर हम यहाँ पे देखिए, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट डेटा में हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्स के अंदर मैप कर रहे हैं जो भी पैरम्स
मतलब कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है, अगर वो गेम स्पेक्स से उससे मैच करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है? और अगर उसकी वैल्यू हमें मान लो जो एपीआई का डेटा जो आ रहा है, जैसे 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो एपीआई का डेटा आ रहा है, हम मान लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखा है कि मुझे क्या चाहिए, अ, मुझे चाहिए वर्थ चाहिए, और अगर इसके अंदर वर्थ नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, नल चेक लगाया है कि अगर वर्थ की वैल्यू नहीं है या फिर अ, कुछ नहीं है, तो उसकी जगह हमें एन ए दिखाना है, मतलब कि नॉट अवेलेबल, ठीक है? तो देखिए, जैसे एन डेट में अगर हमको डेट नहीं मिली है, तो उसकी जगह एन ए आ जाएगा। तो ये बस इसको फॉर्मेट करके इसको प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए, नल चेक वगैरह लगाने के लिए हमने ये कोड यूज़ किया है। बाकी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमको गेम डेटा पास हो रहा है प्रीवियस स्क्रीन से, उसको एज इट इज़ ऐड कर रहे हैं, और डिटेल के अंदर क्या कर रहे हैं, जो भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ये वाला, क्योंकि ये तो हमको जिस फॉर्मेट में मिल रहा है उस तरीके से हम नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हमने इसको पहले क्या करा है, ऑब्जेक्ट बनाया, इसको पहले अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर यहाँ पे उसको अपेंड कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम इसको सेट कर दे रहे हैं स्टेट के अंदर में, और लोडिंग को फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये इतना काम हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और कंडीशन है, एल्स इफ वाली जो कंडीशन है वो तब काम आएगी जब हम यहाँ से, जो पिछली स्क्रीन है, यहाँ से अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट ना भेज के, जैसे कि यहाँ आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने पूरा आइटम का ऑब्जेक्ट भेज दिया है, अगर मैं इसकी जगह सिर्फ आईडी भेजता हूँ, तब उस केस में क्या होगा, ये पेरेंट्स से गेम आईडी लेगा, और गेम आईडी लेके क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा। देखिए, यहाँ पे आएंगे, सेम वही फंक्शन हमको कॉल करना है, स्लैश, और उसमें आईडी पास कर देना है। जब हम आईडी पास कर देंगे, तो हमको जो भी डेटा मिलेगा, वो अब हमको सेव करना है इसके अंदर, सेट डेटा के अंदर। तो वो अभी हमने इसलिए नहीं लिखा है, क्योंकि उसके पीछे एक और लॉजिक है, जहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बुक मार्क का ऑप्शन है। तो बुक मार्क क्या है कि जब भी कोई यूजर बुक मार्क की लिस्ट से दोबारा उस पर क्लिक करके देखना आना चाहेगा, तो वो डायरेक्ट क्या आएगा, डिटेल स्क्रीन पे आएगा। और डिटेल स्क्रीन क्योंकि यहाँ से तो जाएगी नहीं, वो तो बुक मार्क वाली लिस्ट से जाएगी। जैसे कि बुक मार्क में अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, अगर कोई यूजर यहाँ से उस पर क्लिक करता है, तो हमें उसको क्या करना है, डिटेल व्यू पे ही लेके जाना है। अब डिटेल व्यू पे उसको ये सारी डिटेल कैसे मिलेगी, या तो हम सारी की सारी डिटेल सेव करें, या फिर उसकी आईडी सेव कर लें, और जब हम वो आईडी पास करेंगे यहाँ पे, तो ये फेच फंक्शन कॉल होगा, और हमें वहाँ से डेटा लेना है, और फिर इसको सेव करना है। तो ये फंक्शनैलिटी हम तभी टेस्ट करेंगे जब हम बुक मार्क से एक्चुअली में यहाँ पे आएंगे, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको अभी यहाँ पे कंसोल लॉग लगा के छोड़ दिया है। हाँ, इसके बाद देखिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज टॉप हेडर जो है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और स्क्रॉल व्यू के अंदर ये पूरा डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर आप हम यहाँ पे एक नल चेक लगाया है। नल चेक के अंदर मतलब कि अगर ये डेटा नहीं है, तो यहाँ पे एक लोडर आएगा, ठीक है? और लोडर अगर मतलब कि ये कस्टम एनिमेशन जो हमने पहले बना रखा है पिछले स्क्रीन में, अगर हमारी स्क्रीन पे कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखा देगा नो डेटा फाउंड, ठीक है? तो वही वाला सेम ही एनिमेशन हमने यूज़ किया है, और एक कंडीशन लगा दी है कि अगर डेटा नहीं है या लोडिंग स्टेट में है, तो आप वहाँ पे वो एनिमेशन दिखाइए, ठीक है? एल्स हमको थंबनेल वो एक सेम कंपोनेंट यूज़ किया है, तो हमें एज इट इज़ पूरे का पूरा उस पर कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, एज इट इज़ दिखा दिया है। और ये वाला जो डेटा है, देखिए, इसको मैंने क्या करा है, पूरी स्क्रीन का विड्थ से डिवाइड बाय 3 कर दिया है, ताकि ये टाइटल हम यहाँ डिस्प्ले कर सके, और उसकी वैल्यू उसके सामने, मतलब कि इस विड्थ में से जो हमने ये विड्थ ली है इसकी स्क्रीन से 1/3, इसमें से बाकी की माइनस करके हम ये वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इसलिए एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद में हमने क्या करा है, ये देखिए, इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन को क्या है कि देखिए, यहाँ पे एक चीज और करी थी हमने, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ रही है ना, वो आप देखोगे कि बस एक स्ट्रिंग की तरह आ रही है। ये जबकि हमको
अरे ऑफ स्ट्रिंग में चाहिए, परंतु ये नॉर्मली आ किस फॉर्मेट में रही है, सिर्फ एक स्ट्रिंग के अंदर पूरा ही इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ आप अगर देखोगे, जब मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, देखिए डेटा डॉट इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको पहले मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। अगर आप फॉर्मेट देखोगे, देखिए क्या कर रहे हैं हम, जो भी टेक्स्ट है क्योंकि हमें एज ए स्ट्रिंग मिल रहा है, उसको रेजिक्स यूज करके हम स्प्लिट कर रहे हैं, कहाँ से, जहां से भी हमको, ये देखिए स्प्लिट कर रहे हैं हम, जहां से भी हमको काउंट मिल रहा है, ठीक है, काउंट डॉट जहां से मिल रहा है उसके बाद से हम इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं। तो इसलिए ये देखिए, और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको ट्रिम करके बस फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन यूज करके उसके बाद में अब हमको क्या है कि वो अरे ऑफ स्ट्रिंग मिल जा रहा है। अरे ऑफ स्ट्रिंग करने के बाद में हम उसको सिंपली बस डिस्प्ले कर रहे हैं, देखिए। तो बस इस तरीके से हम उसका इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये CTA बटन जो है, क्योंकि ये स्क्रॉल व्यू से बाहर रखा है तो इसलिए ये स्टिकी पोजीशन में है, देखिए। तो ये स्क्रॉल व्यू उसके पीछे होता रहेगा जितना भी कंटेंट है, और ये बटन जो है क्योंकि स्क्रॉल व्यू से बाहर है तो ये स्क्रीन पे स्टिकी रहेगा। और सेम ही बटन यूज किया है जो हमने यहाँ यूज किया था, इस वाले स्क्रीन पे सेम ही बटन यूज हुआ है। और इसमें भी ये है, कंडीशन लगा रखी है कि ये डिसेबल रहेगा अगर इसमें डेटा लोड नहीं हो रहा है तब तक के लिए। उसके बाद में हैंडल ओपन गिव अवे, देखिए ये कॉल हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इस स्क्रीन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ये कोई भी एलिमेंट बनाने में या फिर यूज करने में, क्योंकि इसमें कोई फंक्शनैलिटी का तो यूज नहीं हुआ है, मैक्सिमम हमने जो किया है डेटा डिस्प्ले का काम किया है। एक जगह जो हमने किया है, इसको नॉर्मल स्ट्रिंग को ब्रेक करके अरे ऑफ स्ट्रिंग बनाया है, और दूसरा है ये, इसको फॉर्मेट करके हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ये दो चीजें करी हैं यहाँ पे, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं हो रहा है। अब हमको क्या है, एक तो ये है बुक मार्क का ऑप्शन है, मतलब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बुक मार्क वाला ये जो डेटा है इस स्क्रीन से बुक मार्क वाली स्क्रीन में ऐड हो जाए। उसके लिए क्या है, हमको रिडक्स की जरूरत है। रिडक्स की क्यों, क्योंकि एक कॉमन प्लेस पे हमको डेटा स्टोर करना है, ताकि हम जिस भी स्क्रीन से डेटा एक्सेस करना चाहें इजीली कर सकें, ठीक है। और एक सेंट्रलाइज्ड वे में डेटा स्टोर करेंगे तो हमको स्क्रीन में नेविगेट करके डेटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसके साथ ही हम रिडक्स को रिडक्स परसिस्ट के साथ यूज करेंगे। परसिस्ट क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो अभी आपने यहाँ पे क्लिक करा, बुकमार्क हो जाएगा, बुकमार्क तो हो जाएगा, परंतु आप जैसे ही इस ऐप को बंद करके दोबारा आओगे तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो सेव नहीं हो रहा है कहीं पे। तो जैसे आपने नॉर्मल वेबसाइट में देखा होगा, लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ब्राउजर में ही हम उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। ऐसे ही मोबाइल के अंदर असिंक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट होता है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बाद में। और उसमें क्या है कि हमारा हम जितना भी रिडक्स का डेटा है उसको परसिस्ट करने के लिए असिंक स्टोरेज का यूज करेंगे। और रिडक्स का ही एक और लाइब्रेरी आती है रिडक्स परसिस्ट करके, और वो डेटा को मतलब कि आप जब तक खुद से मैन्युअली उसको रिमूव नहीं करोगे तब तक वो वहां पे परसिस्ट रहेगा। और हम सेलेक्ट कर सकते हैं किस डेटा को परसिस्ट रखना है, किसको नहीं, ठीक है। तो ये बुकमार्क वाली फंक्शनैलिटी हमको यहाँ पे करनी है। उससे पहले क्या है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे उस वाले गिव अवे पे लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, ठीक है, आपके केस में दूसरा भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि यूजर आपके मोबाइल के ऐप के अंदर ही रहे, और ताकि यूजर को का एंगेजमेंट बढ़ा रहे, अगर उसको कुछ देखना भी है जो आपके मोबाइल में अवेलेबल नहीं है, आप उसको थर्ड पार्टी के वेबसाइट पर रेफर कर रहे हो, कहीं पर रेफर कर रहे हो, तो उसमें दो सिनेरियो, एक तो ये है कि आप उसको डायरेक्टली अपने ऐप से बाहर भेज दो, तो यूजर ऐप को क्विट करके वहां से डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चला जाएगा, या जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप रिडायरेक्ट करना चाह रही हैं। दूसरा तरीका ये है, आप यूजर को बोलो कि आपको वो वेबसाइट आप यहीं सर्व करके दोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में हम यूज करते हैं रिएक्ट नेटिव वेब व्यू का, मतलब कि ऐप के अंदर ही हम वेब का व्यू दिखाते हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर देखा होगा
कि वेब व्यू को रेंडर किया जाता है। हालाँकि जैसे ये स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ऐप क्या करते हैं, ये मैक्सिमम वेब व्यू को रेंडर करते हैं आपके मोबाइल के अंदर। तभी आपको कई बार 404 वाले जो पेजेस देखने को मिलते हैं और कई बार जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, आप मोबाइल ऐप अपडेट करो या ना करो, आपको वो नई-नई स्क्रीन देखने को मिल जाती है। वो सारा क्या है, वेब व्यू का कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या करा है, इस पे क्लिक करने पे हमने एक वेब व्यू कंपोनेंट यूज़ किया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 2,87,000 इसके वीकली डाउनलोड हैं और इसमें क्या होता है कि हमको कोई भी वेब का पेज अगर मोबाइल में डिस्प्ले करना है, तो हमको उसका यूआरएल डालना होता है, कुछ स्टाइल वगैरह दे सकते हैं और ये डायरेक्ट उस पेज को ओपन कर देता है। तो जैसे आप नॉर्मली क्रोम को खोलते हैं मोबाइल के अंदर, वैसा ही आपको एक्सपीरियंस देगा। बस ये है कि आप यूज़र को अपने ऐप से बाहर नहीं जाने दे रहे और इसका बहुत और भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास आप भी अगर मान लो ज़ोमैटो, स्विगी जैसा कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हो, तभी भी रिएक्ट नेटिव वेब व्यू का यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि आप अपना एक वेबसाइट मेंटेन करिए। वेबसाइट के अंदर से आपको एक कोड होता है, जो वेब व्यू के लिए ट्रिगर होता है मोबाइल के लिए। तो वहाँ से आप कुछ भी ट्रिगर करोगे, तो आप यहाँ पे कैच कर पाओगे उसको और फिर मतलब कि वेबसाइट से कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को, उस एक्शन को कैच कर सकते हो। ठीक है? तो अभी हमने क्या करा है, इसको इंस्टॉल कर लिया है। कुछ नहीं है, आप इसको क्लिक करिए, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद मैंने इसका एक क्या करा है, एक कंपोनेंट बनाया है। देखिए, एक वेब व्यू करके फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर वेब व्यू स्क्रीन करके ये बना दिया। देखिए, अब क्या है, इसके अंदर आप अभी इस सारों को भूल जाइए, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो क्या है, पहले आप ऑब्जेक्ट देख लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक है। हाँ, जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन गिव अवे पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या है, ये गिव अवे का यूआरएल ओपन करना है, ताकि यूज़र डायरेक्टली उस स्क्रीन पे जा सके जहाँ पे ये गिव अवे मिल रहा है। तो जो हमारे पास बैकएंड से ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ओपन गिव अवे यूआरएल। तो मतलब कि इसी यूआरएल को हमको यहाँ से सेंड करना है और यहाँ पे हमको वेब यूआरएल, देखिए गिव अवे डिटेल के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे, हैंडल ओपन गिव अवे, जो कि ये बटन है, इसके अंदर हमने हैंडलर लगा रखा है। ओपन गिव अवे पे जैसे ही क्लिक होगा, तो हमें क्या है, वेब व्यू स्क्रीन के अंदर लेके जाना है और उसके अंदर यूआरएल पास करना है, ओपन गिव अवे यूआरएल। साथ ही में टाइटल पास कर देना है, जो भी इसका टाइटल है। ठीक है? और इसको आप याद रखें, इसमें ज़रूर ऐड करें। देखिए, वेब व्यू के अंदर हमने स्टैक के अंदर ऐड कर दिया, ताकि स्क्रीन पे एक्स हम इसको ईज़िली नेविगेट कर सकें। ठीक है? तो अब जैसे ही मैं वेब व्यू स्क्रीन पे जाऊँगा, यहाँ से देखिए क्या होता है। स्क्रीन आई और एक हमने लोडर लगाया और हमारा जो वेबसाइट हम जिस पे जाना चाहते थे, वो यहाँ पे लोड हो गया है। ठीक है? और अब क्या है कि ये पूरा एक वेबसाइट है और ये पर हमारे ऐप के अंदर लोड हो रहा है। ठीक है? अब ये देखिए, वेब व्यू स्क्रीन के अंदर मैंने क्या-क्या करा है, इसको अभी आप भूल जाइए। यहाँ देखिए, हमने जो टाइटल और वेब यूआरएल यहाँ से जो पास कर रहे थे गेम डिटेल से, देखिए यहाँ से यूआरएल और टाइटल, वही हम यहाँ पर राउट डॉट पैरम से टाइटल और यूआरएल कैच कर रहे हैं। कैच करने के बाद अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो है, ये मेन कंपोनेंट है। सोर्स सोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूआरएल हमको यहाँ से मिल रहा है, वो डायरेक्टली इसमें दे दे रहे हैं। उसके बाद है ऑन लोड। ऑन लोड में मतलब कि क्या है कि जैसे ही ये वेबसाइट लोड हो जाए, तो हमारा जो ये लोडर चल रहा था, कस्टम एनिमेशन जो हमने इसके बीच में डाला हुआ था, जो अभी आया था, जैसे अगर मैं पीछे जाऊँ, एक स्क्रीन गिव अवे पे क्लिक करें, ये जो लोडर आ रहा है, ये लोडर फॉल्स हो जाए, ताकि ये स्क्रीन लोड हो जाए। ठीक है? उसके बाद कोई भी एरर आता है, मान लीजिए आपने जो भी यूआरएल यहाँ से सेंड किया है और वो यूआरएल क्या है कि इनवैलिड है, मतलब कि इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हम। जो भी यूआरएल हमने भेजा है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, वेब पेज इज़ नॉट एक्सेसिबल। और इसको हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका बनाया हुआ है, जो कि हम पिछले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं कि हमने टोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया था।
तो जब भी इसमें कुछ भी एरर आएगा तो हमने वो पहले से प्री डिफाइन कर रखा है कि हमको वो क्या क्या स्टाइलिंग पास करनी है यहाँ पे। देखिए अब क्या है कि ये पेज लोड हो गया, तो अब वो एरर नहीं आया। उस टाइम पे हमको, क्योंकि वो एरर आ गया था, कुछ भी एरर आता है ऑन एरर पे हमने एक फंक्शन लगा रखा है, और उसके अंदर क्या है कि हमारा जो लोडर आ रहा था वो एक एरर वाले लोडर में चेंज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा लोटी फाइल का एनिमेशन था उसको हम रिप्लेस कर देंगे एरर के साथ में। बस वही हमने कॉल किया था। ऑन लोड का हमने देख लिया, ऑन एरर का हमने देख लिया। उसके बाद है एक्शन। देखिए वेब व्यू एक्शन क्या है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये हमारा टॉप हेडर है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। हाँ, इसमें देखिए मल्टी आइकन हेडर मैंने सेम एक और क्रिएट कर लिया था। इस पे जाएंगे तो अभी जो हमारे पास हेडर थे उसके अंदर क्या था, लेफ्ट में आइकन था और टाइटल था, परंतु इसके अंदर क्या है, राइट में भी आइकन है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जैसे मर्जी बनाइए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट बना दिया था। इसमें क्या है, बस कुछ भी नया नहीं है, बस ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा आइकन राइट साइड पे पुश कर दिया है, उसको आप अच्छे से देख लें। अब क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक्शन पे क्लिक होगा, देखिए अब क्या है, यहाँ से टाइप हम ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या है कि अब जो एक्शन के टाइप है ना वो बहुत सारे होंगे, क्योंकि इस पे क्लिक करने पे एक पॉपअप मॉडल आएगा जो कि होगा कि कॉपी कर सकते हैं आप इस यूआरएल को, बुकमार्क में ऐड कर देना, बुकमार्क से रिमूव कर देना, और माई बुकमार्क। हालांकि इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे जब हमारे पास एक्चुअल बुकमार्क वर्किंग में होगा, तब किसी एक को ही दिखाएंगे। मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी बुकमार्क कर रखा है तो सिंपली रिमूव फ्रॉम बुकमार्क का ऑप्शन आपको दिखेगा। अगर आपने बुकमार्क नहीं कर रखा है तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, नीचे वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने पे आप अपने बुकमार्क की लिस्ट पे चले जाओगे जहाँ पे आपने सारे बुकमार्क देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉपअप मॉडल आप देख रहे हो ये सेम वही है जो हमने मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए फिल्टर्स के लिए यूज किया था। ठीक है, तो बस ये क्या है, उसके अंदर का कंटेंट हमने चेंज कर दिया, उसका हाइट चेंज कर दिया है, परंतु फंक्शनैलिटी वही है, तो कुछ भी नया नहीं है उसके अंदर। बस ये है कि यहाँ क्लिक करने पे हमने इसमें लिस्ट व्यू दिखा दी है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि अगर आपको बनाना हो, देखिए सेम वही है एज इट इज, बस उसके अंदर क्या है, ये जो एक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। हाँ, और वेब व्यू एक्शन क्या है, जैसे कि हम सारा डेटा अपना एक अलग सेपरेट रख रहे हैं, तो ये देखिए कॉपी, ऐड बुकमार्क, रिमूव बुकमार्क, माई बुकमार्क, ये सब हमने एक्शन अपना सेपरेट जो कॉमन डॉट जेएस है उसके अंदर सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक है, और उसी को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, और ऑन प्रेस होने पे हम इसको पास कर दे रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, ताकि हमको जितना भी एक्शन लेना है वो इस वाली जो मेन वेब व्यू स्क्रीन है उसके अंदर लें। तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी क्लिक करता हूँ तो वो सबसे पहले इस हैंडल एक्शन के अंदर आएगा। देखिए ऑन एक्शन मतलब कि इसके अंदर से अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो तो वो हैंडल एक्शन के अंदर टाइप पास करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप लिया तो स्विच केस, नॉर्मली आप इफ एल्स भी लगा सकते हो, परंतु जब आपके पास मल्टीपल सिनेरियो हो तो उसमें स्विच यूज करना ज़्यादा बेटर है। हालांकि दोनों की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इफ एल्स यूज करिए चाहे स्विच यूज करिए, दोनों ही इक्वली परफॉर्मेंस में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हम चेक करेंगे कि कौन से वाले केस में। अब जैसे कॉपी यूआरएल है, अगर कॉपी यूआरएल का मैं कॉमन डॉट जेएस में जाऊँ और यहाँ देखें, कॉपी का मैंने स्लग जो है कॉपी पास किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसका केस क्या है, कॉपी रख रखा है। तो अगर कॉपी पे अगर कोई क्लिक करेगा तो मुझे क्या है, ये वाला जो यूआरएल है वो कॉपी करना है। आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी, जैसे इंस्टाग्राम में अगर आप नीचे देखोगे कॉपी करने का ऑप्शन जो आता है, तो कॉपीड करके जैसे आप उस पर क्लिक करते कॉपीड करके लिखा आता है। तो वो फंक्शनैलिटी रिएक्ट नेटिव में कैसे होती है, उसके लिए क्या है, एक पैकेज आता है रिएक्ट नेटिव कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आप इसके अंदर जैसे ही जाओगे, देखिए पहले क्या था, ये ना पहले रिएक्ट नेटिव का इंटरनल कंपोनेंट था, फिर बाद में इन्होंने हटा के इसको कम्युनिटी पैकेज में डाल दिया था।
तो कम्युनिटी पैकेज में अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको नॉर्मली आप यहाँ से कॉपी करके इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आपको इंपोर्ट करना है इसको, और जिस भी लिंक को कॉपी कर रहे हैं उसको सिंपली ये फंक्शन कॉल कर दीजिए, आपका ये कॉपी हो जाएगा। तो वही फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे लिखी है। कॉपी करने पे यहाँ पे देखिए, ये कंसोल लॉग हटा देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब देखिए, मैं कॉपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए ये मेरा लिंक यहाँ पे कॉपी हो गया, और ऊपर हमने ये टोस्ट मैसेज दिखा दिया है कि यूआरएल कॉपीड, और यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर दिया है कॉपी क्लिपबोर्ड वाला, ठीक है। तो अगर अब मैं कहीं पे जाके इसको पेस्ट करूँगा तो मुझे वो पूरे का पूरा यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें देखा कि हमने डिटेल स्क्रीन में क्या-क्या बनाया है, कैसे उसको फॉर्मेट किया है। दूसरा, वेब व्यू का हम कैसे यूज़ करते हैं। बुकमार्क्स वगैरह कर सकता है, कॉपी कर सकता है, इसलिए वो सारे एक्शन हमने यहाँ दिखाए, जो कि एक पॉपअप मॉडल के अंदर है, ठीक है। और जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो हमको वो एक्शन इसके अंदर लेने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, दूसरा है बैक का भी ऑप्शन है। अगर हम इस यहाँ से बैक का कॉल करते हैं, जो कि यहाँ से हो रहा है ऑन एक्शन, यहाँ से क्या है, बैक का कॉल होगा। टाइप के अंदर अगर बैक लिखा होगा तो वो हम उसको बैक स्क्रीन पे ले जाएगा, ठीक है। नहीं तो क्या कर रहा है, नीचे से मॉडल पॉपअप करा दे रहे हैं। बाकी के क्या है, एक्शन क्या है, बुकमार्क वाली स्क्रीन पे काम करके, बुकमार्क पे जब हम बुकमार्क का फंक्शनैलिटी कब बनेगी, बुकमार्क की फंक्शनैलिटी तब काम करेगी जब हम उसको रिडक्स सेटअप कर लेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ बड़ा नहीं कर रहे थे, कुछ वो नहीं कर रहे थे, बस ये दिखा रहे थे कि हमने अभी तक जो सीखा है उसके हिसाब से आपको ये स्क्रीन बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एज इट इज आप उसको एक बार दोबारा देख लीजिए। हम बस डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा यहाँ पे हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। खुद से ट्राई करिए, कुछ भी दिक्कत आती है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्चुअल में रिडक्स इंटीग्रेशन, बुकमार्क्स वाली फंक्शनैलिटी, सर्च फंक्शनैलिटी, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल को मिस मत करिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप एक्चुअली में समझोगे कि रिडक्स परसिस्ट क्या होता है, लोकल स्टोरेज मोबाइल के अंदर कैसे काम करता है, बुकमार्क कैसे काम करते हैं, उसको सर्च कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐप के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही नॉर्मली आपको यूज़ करना पड़ेगा, और ये बहुत ही कोर फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, और इसमें आप बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आया, या क्या मिस हो गया, या आपने ईजिली कर लिया, ठीक है। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।